ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों को राम राम। आज ग्राम संसार कार्यक्रम में प्रायोजित कार्यक्रम रहेगा रेडियो की कृषि पाठशाला, जिसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटास लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। किसान भाइयों नमस्कार, आपका स्वागत है प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम रेडियो कृषि पाठशाला में, और जिसका विषय है गन्ने की बिजाई, पूर्व मिट्टी की जांच और पोषक तत्व प्रबंधन। आज हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सूरज भान, जो कि गन्ना विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद में, और दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर करमवीर, ये भी गन्ना विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर इवस्तेवतिया जो मुख्य प्रबंधक हैं कृषि सेवाएं इंडियन पोटास लिमिटेड में। तीनों का कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जैसा हमारा प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम है, जो किसान भाई इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और अपनी कोई भी गन्ने की फसल से संबंधित अगर उनकी कोई समस्या है, अगर वो समाधान चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जब तक हमारे किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं तब तक आपसे बात करते हैं कि डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई विशेष तौर पे गन्ने की खेती करना चाहते हैं, और तो वो किस तरीके से मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। डॉक्टर सूरज भान जी। गन्ने की खेती करना चाह रहे हैं किसान भाई, उनके लिए एक सलाह है कि अच्छी गन्ने की पैदावार लेने के लिए सबसे पहले हमें अपने खेत की मिट्टी की जांच करा लेनी चाहिए जी। सबसे पहले बात आती है कि वो हम जांच कराने के लिए जो मिट्टी का नमूना लें, वो कहाँ किस तरह से लें। वो नमूना लेने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि मेड़ के किनारे से न लें, पेड़ के नीचे से न लें, कहीं देसी खाद डाली हो या वैसी कोई चीज़ कूड़ी करकट हो वहाँ से न लें। इन चीज़ों को छोड़ते हुए गन्ने के खेत के लिए जो हम बीज बुवाई करेंगे, उसकी मिट्टी की जांच करने के लिए लगभग हम 9 इंच गहरी 1 इंच मोटी परत ऊपर से लेकर नीचे तक हम उतार लेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपसे बात और भी करेंगे। एक किसान भाई का फोन है, लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। हाँ, कौन बोल रहे हैं? मैं रोहतास कुमार, गांव एम पिरोई, जिला फतेहाबाद, हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी रोहतास जी, क्या सवाल है आपका आज? हमारे एरिया में पहले तो गन्ना नहीं होता था जी, अब 2-3 साल से अच्छी बुआई हो रही है जी। जी। इसमें चूहों की बहुत समस्या आ रही है जी। हम जूस वाला गन्ना लगाते हैं जी, तो चूहे बहुत इसके नुकसान कर रहे हैं जी। इसके बारे में तो डॉक्टर साहब से, हमारे वैसे यहाँ पे मोनो दवाई इस्तेमाल करते हैं जी चूहों के लिए, उससे जी दूसरे ये जो पक्षी वगैरह है, ये बहुत ज्यादा उसका नुकसान होता है जी। तो गन्ना कितना लगाया आपने? हमारे 8 एकड़ गन्ना है जी, एरिया में बहुत ज्यादा है जी हमारे। जी बिल्कुल, ये समस्या तो सभी किसानों की है। तो डॉक्टर सूरज भान जी इसका जवाब देखिए, जो चूहे की समस्या है गन्ना की फसल में, उसके लिए एक तो आप ये जान रहे होंगे कि एक समूह के रूप में चूहा रहते हैं। ये एक पारिवारिक प्राणी की तरह से है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर कहा जाए कि घर में जब छोटा बच्चा होता है ना, अगर उसे कोई चीज़ से डर लगता है या कोई भी चीज़ करनी होती है, तो उसके घर के जो मुखिया होते हैं वो पहले करते हैं। इसी तरह से चूहों के केस में देखा गया है कि चूहे
एक झुंड के रूप में रहते हैं और उनमें से जो मुखिया उनका होगा वो कोई चीज़ अगर पहले टेस्ट करेगा तो वो करेगा, अगर वो बच गया तो बाद बाकी के करेंगे। तो इसलिए एक जिंक फॉस्फाइड दवा आती है, जिंक फॉस्फाइड दवा को किसी आटे में मिला के रखनी होती है, परंतु अगर पहली बार में ही रख लेंगे तो ये चूहे नहीं खाएंगे, उसे बच जाएंगे बिल्कुल। तो पहले कोशिश ये करें कि आटे की गोलियां उसमें थोड़ा सा घी भी लगा लें या तेल लगा लें और उसके बाद में उन्हें मिला के जहाँ पे चूहे के बिल हैं वहाँ पे ये रख दें, गोलियां गिन के रखें और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इन्हें चूहों ने खाया या नहीं खाया। जब खा लेंगे, क्योंकि देखेंगे कि वो इसमें कोई जहर नहीं है, मुखिया खाएगा उनका घर का, उसका कोई नुकसान नहीं होता है उसे, तो और भी सदस्य हैं तो वो भी खाएंगे इसे। फिर उसके बाद में इन्हें धोखे से ही मारा जाता है। अगली बार में जब गोली डालें मिलाएं तो उसमें जिंक फॉस्फाइड दवा जो आती है वो मिला लें और मिला के वो गोलियां जैसे पहले रखी थी छेदों पे उसी तरह से रख दें, तो इस तरह से इन्हें नष्ट किया जा सकता है। जी बिल्कुल रोहतास जी, डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से बताया है, लेकिन जो दवा बताई है उसको आप जब भी लेके आएँ बच्चों की पहुंच से दूर रखें, उसको कहीं किसी खाने के सामान के साथ न रखें, सुरक्षित जगह पे रखें अगर रखते हैं, और नहीं तो उससे अगर कोई दवा बचती है वो भी आप घर में सुरक्षित उसको नहीं रखें। दूसरा ये भी ध्यान रखें कि जब गोलियां बनाएं जिंक ये फॉस्फाइड मिला के, तो ये पूरी तरह से जहर है, तो कोशिश ये करें कि ग्लव्स वगैरह पहन लें और फिर ग्लव्स उतारने के बाद भी जब गोलियां आप रखते हैं तो हाथ अच्छी तरह से 2-3 बार साबुन से जरूर धो लें। ठीक है रोहतास जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि मिट्टी की जांच के लिए नमूने लेने की, तो जो नमूने हम लेंगे तो क्या करेंगे कि जो हमने 8-10 जगह से जो भी हमारा फील्ड है, अगर फील्ड में भी देख लें कि अगर ऊंचा नीचा खेत है आपका तो वो 2 फील्ड माने जाएंगे आपके, 1 नहीं माना जाएगा, और अगर समतल है तो 1 माना जाएगा। तो फिर एक खुरपी ले लें या फावड़ा ले लें, उससे बी आकार का गड्ढा बना के ऊपर से लेके और 9 इंच गहरी तक परत उतार लें। और ये कई जगह से आप उतारेंगे तो कई जगह से सैंपल लेंगे तो ये बहुत सारी मिट्टी हो जाएगी। इसे खूब अच्छी तरह से मिला लें। कंकड़ पत्थर अगर इसमें कोई भी होता है तो उस कंकड़ पत्थर को निकाल के और फिर इसमें एक बिछा लें और क्रॉस लगा के। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन आ गया, लेते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। कौन भाई बोल रहे हैं? जी मैं सचिन बोल रहा हूँ जी। हाँ सचिन जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बिजवाड़ा गांव बागपत जिले से बोल रहा हूँ जी। आज हमारी गन्ने की खेती से संबंधित पाठशाला चली हुई है और आपका क्या सवाल है? सर मेरा सवाल ये है कि जो गन्ना है जी, इसमें इतना रोग लग चुका है जी, कोई भी दवाई काम नहीं कर रही। सबसे अच्छी पहले दवाई एक साल्ट होता था कोलेंट्रा नीलिप्रोल जी, उसका एक बार अगर हम स्प्रे कर देते थे तो फिर दोबारा टॉप बोरर या और जिसमें कीट वगैरह नहीं लगते थे, लेकिन इसका 2 बार भी स्प्रे कर लो तो वो भी काम नहीं कर पा रहा जी। तो हमें लगता है कि दवा के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर ली है कीड़ों ने। तो डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसीलिए तो कहते हैं कि दवा का उतना ही इस्तेमाल किया जाए जितनी उसकी रिकमेंडेड डोज है, और जितनी आप जब दवा का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे कीड़ों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली जाती है। तो मेरी तो सलाह ये है कि थोड़ा सा जैविक की तरफ बढ़ें और इनकी जो रासायनिक दवाएं हैं उनकी तरफ डिपेंड कम हो। तो इसके लिए जैसे कीड़े के लिए है कोई भी विवेरिया वैसियाना है, मेटारीजियम है, इन्हें आप सॉइल ट्रीटमेंट करें। अगर कोई रोग आ रहा है तो ट्राइकोडर्मा है, उससे सॉइल ट्रीटमेंट करें और कोशिश ये करें कि इन्हें हर साल आप करें तो निश्चित है कि आपके खेत में जो कीड़े बीमारी की समस्या ज़्यादा बढ़ रही है तो काफ़ी हद तक इससे कंट्रोल होगी। और जो शेष अगर समस्या रह जाती है तो फिर वो जो बाज़ार में रसायन आ रहे हैं उनका सेफ रसायन है उनका इस्तेमाल करें, और जो रिकमेंडेड है डोज उनकी उसी रिकमेंडेड डोज के हिसाब से इस्तेमाल करें तो ये समस्याओं का ज़्यादा अच्छा निदान होगा। हाँ, जैसा कि डॉक्टर सूरजबान ने बहुत अच्छा बताया। सचिन जी, आप एक और काम कर सकते हैं। देखिए, जो ये क्लोरेंट्रानिलीप्रोल आप कह रहे थे, तो इसको जो है अर्ली सूट बोरर होता है जिसको सलाई कहते हैं किसान भाई, उसके लिए हम यूज करते हैं, जो फिर बाद में बढ़ती चली जाती है अगर हम
उसको उपयोग में नहीं लाएं। तो देखो, इसके लिए ऐसा कर सकते हैं आप, जो ये अर्ली सूट बोरर है, शुरू में जैसे ही लगा तो आप क्या करें कि एक कोई पैनी धार वाली कैंची या स्केटियर कहते हैं वो लें, और जिस पौधे में वो लगा उसको नीचे से काट दें और उस पौधे को अलग खेत से बाहर निकालें। मुश्किल से आपको 100-200 पौधे पूरी खेत में एकड़ में मिलेंगे। वो अगर उन्हें निकाल के बाहर जला दें तो आपकी वो एकदम से चेन आगे बढ़ने की टूट जाएगी। फिर आप 10-20-25 दिन बाद फिर से घूम लें और जो 10-20 मिले उनको फिर से जो है आप निकाल दें, तो आपको दवा का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, जिस पौधे से वो पौधा आप काटोगे उसमें उससे ज़्यादा आपके टिलर्स निकल आएंगे, तो किसान को दुगना फायदा होगा, दवाई में खर्चा भी नहीं लगेगा और बहुत जल्दी आप इसको कर सकते हैं। आप इस तरह का एक बार प्रयास करके जरूर देखें। ठीक है सचिन जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे किसान भाई का फ़ोन लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। मैं श्रीपाल सांगवान, गांव कलंदरी, बिलोक जानी, जिला मेरठ से बोल रहा हूँ जी। जी सांगवान जी, क्या हाल है आपके? अजी हाल चाल सब आशीर्वाद है आप लोगों का। आपके छत्र छाया में बड़ी पैदावार बढ़ रही है, खेती की मंडी नीचे है और उत्पादन ऊपर है। बिल्कुल। तो आज हमारी गन्ने की पाठशाला चली हुई है, आप डॉक्टर साहब से क्या सवाल करना चाहेंगे? मैं सवाल करना चाह रहा हूँ जी, एक बात हो रहा है, क्योंकि जमीन तो थोड़ी रहेगी जी, हमें गन्ना एक फेर का बोना पड़ रहा है। और हम उसमें देख रहे हैं कि उसकी जड़ों में ऐसा कीड़ा हो गया कि मैदा अपना आप ही उड़ने लग रहा है। उसका क्या इंजाम हो? हाँ, ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इस बार बहुत आया है ये। और आप देख रहे होंगे कि वो बिल्कुल ऊपर ना बढ़ रहे होंगे बिल्कुल भी टिलर्स, और सूख रहे होंगे आपके जो पौधे हैं। तो ये इसको कहते हैं रूट बोरर। आपकी फसल में रूट बोरर लगा हुआ है। और उसका क्या इंजाम हो? अब उसके लिए जो है आपको जो कीटनाशक दवा है उसका इस्तेमाल करना होगा। और जो है देखिए, हम ब्रांड नेम तो यहाँ से लेते नहीं है किसी कंपनी का भी, क्योंकि हम किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करते। बहुत हमारे आसपास उनसे पूछ लेंगे बात तो हम। हाँ, तो आपके बस ये बता दो, रूट बोरर लग चुका है उसमें ये आपका जो अभी सचिन जी नाम ले रहे थे ना, ये भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, जो क्लोरेंट्रानिलीप्रोल। हाँ, इसको भी आप यूज कर सकते हैं और दूसरी भी जो दवाएं हैं उसको भी यूज कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखें, दवा ज्यादा पानी में, लगभग 1 एकड़ के लिए 400 लीटर पानी लें और उसको ड्रेंचिंग करें। जैसे आप जो ये कोराजन को ड्रेंचिंग करते हैं ना उसमें कूड़ों में, इस तरह से उसका नोजल जो है फुहारा ना देके कुछ थोड़ा धार सी बने उसकी, और कूड़ों में डालते चले जाओ। वो तो बो कर देते थे पहले हम कोलाजिन तो जी बोते समय देते थे जी, बो के पीछे लगाते थे कुंडों पे। हाँ, तो अब क्योंकि अब ये आपका पौधा गन्ना है या पेड़ी है? पौधा है जी, हम तो पेड़ी उजाड़ेंगे जी वह। हाँ, अब आप पौधे में भी इसी तरह से ड्रेंचिंग कर दें इसका कूड़ों में। और अगर वो जो ऊपर से कोथ सूख जाते हैं, सलाई कहते हैं जिसको, हाँ जी, अगर वो थोड़े हैं तो आप उनको पौधों को नीचे से काट के ना, कि कोई धारदार कैंची हो या कोई स्केटियर कहते हैं, वो काटने का आता है, कलम काटने का। हमारे दो तो बड़ी पन्नी नहीं, बलकटी से तो सारा ही पौधा कट जाएगा, बस उसी को आपको काटना है जिसमें लगा हुआ होगा वो। क्या सारे काट देखो भी सारी में लग रहा हो जी वो। ना 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 ना, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर एक मेन है और 2-3 उसमें ब्यांत निकला हुआ है, तो अगर वो जिसमें ऊपर से सूखा है ना कोत, आप उसको ही नीचे से काट दीजिए, बाकी में वो बाद में पहुंचेगा। तो उससे पहले ही आप निकाल के उसको और खेत से बाहर डाल के जला दो, क्योंकि उसके जो बाद में फैलता है और तो वो पहले ही कंट्रोल में आ जाएगा। पूरे खेत में घूम जाइए, जिस का कोत सूखा हुआ उसे नीचे से काट और बाहर डाल के जला दो। अच्छा, उसमें फिर दवाई लगा दे जो आप बताओगे, वो तो हमारे वैज्ञानिक होता है। हाँ, उसके बाद दवाई लगाएं तो और ज्यादा असर होगा। लेकिन आप अगर सारे पौधे निकाल देंगे तो दवाई ना भी लगाएं, इंतजार करें थोड़ा सा, और उसके बाद फिर एक बार घूमें, फिर निकाल दें तो कंट्रोल होगा। लेकिन जो आप रूट बोरर कह रहे हैं वो इस विधि से कंट्रोल नहीं होगा। उसके लिए आप दवाई डालनी पड़ेगी, ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी, कूड़ों में जैसे धार बना के आप कोराजन डाल दें। जी सांगवान जी, निश्चित तौर पे आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और चवतिया जी ने बड़े विस्तार से आपको समझा दिया है। अब दूसरे किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो, नमस्कार, मैं एक बार पुनः उपस्थित हूँ। और बिहारी, आप लोगों से संपर्क टूट गया था, इसलिए जवाब छूट गया था। सोनभद्र से। जी 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 जी, अवध बिहारी जी, मैं आपसे पूछ रहा था, जहां आप गन्ना लगाना चाहते हैं
वहाँ आपका आपूर्ति का साधन क्या रहेगा? चीनी मिल है कोई या कोई कोल्हू वगैरह लगाएंगे? चीनी मिल नहीं है, मैं कोल्हू लगा सकता हूँ। दूसरी चीज, हमारे आसपास कई शहर हैं नजदीकी जो 40-50 किलोमीटर के दायरे में 4-5 है, जहाँ पे इसकी आपूर्ति की जा सकती है और काफी मात्रा में वहाँ पे खड़ा गन्ना ही बिक जाता है काफी महंगे रेट पर। जी, रसवाई जिसको बोलते हैं, रस में आप बेचना चाहते हैं? जी हाँ, तो उसके लिए पहले आप अपनी जो है ना मिट्टी की जांच करा लो, जो भी डॉक्टर साहब बता रहे थे। मिट्टी की जांच कराने के बाद उसके बाद जो है ना, आप 2-3 वैरायटी ऐसी हैं जो बीज में अच्छी चलती हैं इसमें रस में। उसके लिए आप 15-0-23 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लखनऊ की एक वैरायटी है 14-201, COL के 14-201, उस वैरायटी की भी आप बुआई कर सकते हैं, क्योंकि लखनऊ के आसपास ही रहेगा ये, तो वहाँ के वातावरण के लिए सूट रहेगी आपको। जी, लखनऊ से 500 किलोमीटर दक्षिण में हम रहते हैं। जैसे कि सोनभद्र में जो समझ रहा हूँ, वहाँ पे पानी के साधन कैसे हैं? पानी के साधन के लिए तो अभी हमने वो सोलर पंप के तहत 2 बोरिंग कराए थे। पानी तो पर्याप्त मिल गया है, दोनों में अच्छी है। लगभग 20 एकड़ है जमीन वहाँ पे हमारी। फिलहाल पानी बहुत अच्छा है दोनों बोरिंगों में हमारे, और दोनों सोलर पंप क्रिया आप कर सकते हैं। कर सकते हैं। जी जी, तो यहाँ की पठार में गन्ना की उपज बढ़िया होगी? हाँ, अच्छी होगी। मतलब जो एरिया स्पेशल रूप से गन्ने के लिए है, प्लेन एरिया है, तो वहाँ पे जितनी पैदावार मिलती है उतनी नहीं मिलेगी, पर आपको अच्छी खेती हो जाएगी। देखिए अवध बिहारी जी, अगर वहाँ पे आप गन्ने की खेती करते हैं और जहाँ पर बहुत कम किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं, तो अगर आपका उत्पादन कम भी मिलेगा तो निश्चित तौर पे उम्मीद है कि आपको उसके रेट अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि गन्ने के जो रस निकाल के बेचते हैं उसको खेत से खड़ा ही गन्ना खरीदते हैं, किसान को उसमें कुछ नहीं करना होता है। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहाँ के वैज्ञानिकों से भी जरूर मिलें एक बार, क्योंकि उनको पर्याप्त जानकारी उस क्षेत्र की जमीन के बारे में सब होती है, तो एक बार उनसे भी जरूर संपर्क करें। जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि मिट्टी के नमूने की बात। जी, तो जैसे अब 8-10 जगह से आपने नमूना मिट्टी का लिया, जैसे कि मैंने बताया कि ऊपर से लेके और नीचे 9 इंच तक, वैसे तो 6 इंच तक आम फसलों के लिए लेते हैं, पर गन्ने के लिए थोड़ा सा और 3 इंच नीचे तक बढ़ जाते हैं, जिससे हमें ये मालूम पड़ जाए कि हमारी ज़मीन में कितने पोषक तत्व कितनी मात्रा में, जिससे हम जो भी खाद दें तो उस मात्रा में उसकी रिकमेंडेशन निकल आए। अब वो जो हमने कई जगह से सैंपल लिए तो उनकी मात्रा हमारी ज़्यादा हो जाती है। रुके? हाँ। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल हमारे किसान भाई सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो कृषि पाठशाला गन्ने की खेती, और आज का जो विषय है गन्ने की बिजाई पूर्व मिट्टी की जांच और पोषक तत्व प्रबंधन। और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सूरज भान, डॉक्टर करमवीर और डॉक्टर युवश तेवतिया। और डॉक्टर साहब, लगता है किसान भाई का फोन आ गया है, लेते हैं उसको। हेलो नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं? हाँ, मेरा नाम संजय सिंह, गाँव बक्सारी, पोस्ट केरला, जिला बुलंदशहर, जिला कानपुर। जी संजय सिंह जी, क्या सवाल है आपका? सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ऐसी कोई वैरायटी है जो अधिकतम लंबी हो, उससे ज्यादा पैदावार दे? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका जवाब दे रहे हैं संजय जी। देखिए, गन्ने की मोटाई और गन्ने की लंबाई बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले अपने खेत की गहरी जुताई करनी होगी, और ट्रेंच मेथड से आपको गन्ने की बुआई करनी होगी। सीड का ट्रीटमेंट करना होगा। गन्ने की जितनी आप दूरी पे गन्ने को बुआई करेंगे उतना ज़्यादा उसको धूप मिलेगी, उतना ज़्यादा उसको वायु मिलेगी, उतना ज़्यादा वो ग्रोथ करेगा। हमारे नॉलेज में रहे कि कितना गन्ना बढ़ाए? नहीं, वही चीज बता रहा हूँ। गन्ने की लंबाई और गन्ने की मोटाई बढ़ाने के लिए केवल वैरायटी का होना जरूरी नहीं होता, उसके लिए पूरा जो है एक प्रबंधन होता है, यानी कृषि क्रियाएं भी होती हैं। कृषि क्रियाएं होती हैं। उसके लिए बुलंदशहर जनपद में आपके पास बहुत अच्छे अच्छे किसान हैं, और स्याने के आसपास भी बहुत अच्छी खेती होती है। और आप अपने खेत की गहरी जुताई करके और 4 से 5 फीट दूरी पे अगर गन्ना लगाएंगे, और जो ये 15-0-23 CO-0118 वैरायटी आप लगाएंगे तो इसकी अच्छी पैदावार और 15-16 फीट गन्ना आपको बुलंदशहर में स्याना के आसपास मिल जाएगा।
ठीक है, फोन करने के लिए संजय सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सैंपल लेने की जो बात, सैंपल जो हमने लिया, जैसे कि 8-10 जगह से सैंपल लिया, वो मिट्टी हमारी ज़्यादा हो जाती है, जबकि हमें लगभग 300 से 400 ग्राम मिट्टी लैब में भेजनी होती है, जिससे अब नमूना का हम टेस्ट करते हैं। तो उसमें से वो इतनी जो ज़्यादा मिट्टी हो गई है, उसमें से 300-400 ग्राम मिट्टी निकालने के लिए हम उसे एक फर्श पे बिछा लेंगे और उसे क्रॉस लगा देंगे। आमने सामने के 2 हिस्से कोई भी ले लेंगे, 2 हिस्से फेंक देंगे, अलग निकाल देंगे उसमें से। तो ये प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक हमारी 300-400 ग्राम मिट्टी रह जाती है, और उस मिट्टी को हम लैब में भेजेंगे और फिर उसके जांच के बाद में जो नमूना जो आया उसके हिसाब से जो रिपोर्ट आती है वो उस हिसाब से हम नतीजन फास्फोरस, पोटास, मेनली ये चीज़ें 3 तो होती हैं। अगर माइक्रो न्यूट्रंस में चले जाते हैं तो उसकी भी जांच अगर कराना चाहते हैं तो उससे भी मालूम पड़ जाती है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल बातचीत हम जारी रखेंगे। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि गन्ने की बिजाई पूर्व मिट्टी की जांच और पोषक तत्व प्रबंधन। डॉक्टर सूरज भान जी ने जैसे बताया कि मिट्टी की जो नमूना है कैसे लेते हैं, तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर तिवतिया जी आपसे जानना चाहूँगा कि जो मिट्टी का नमूना हमारे किसान भाई लेते हैं तो लेते समय क्या सावधानी रखें, और दूसरे नमूना लेने का तरीका और महत्व क्या है? देखिए शिवनंदन जी, नमूना लेने के तरीके पे डॉक्टर साहब माफी चाहूंगा, एक किसान भाई का फोन फिर से आ गया। हेलो कर दो। राम राम जी, राम राम। हाँ, रेडियो सेट थोड़ा दूर कर लो। मेरा नाम गंगाचरण है जी, जिला बुलंदशहर, गांव बिहिरा। जी गंगाचरण जी, गन्ने की पाठशाला चली हुई है, इसमें गन्ने से संबंधित आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये शिवनंदन लाल जी, जब मैं गन्ने का खेत खाली रहा है मेरा भी जी, और मैं दोबारा उसमें गन्ना लगाना चाहता हूँ, हो जाएगा ना होएगा जी, क्या करा जाए उसमें? जी बिल्कुल, डॉक्टर करमवीर जी आपके सवाल का जवाब देंगे। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, अगर आवश्यक हो तो आप उस खेत की जुताई करने के बाद उसको कम से कम 1 महीने तक खाली छोड़ दें। अच्छा। और उसमें ट्राइकोडर्मा बुआई से पहले अवश्य लगा दें। अच्छा। और इस 1 माह के अंदर उसके हर 5 से 6 दिन या 8 दिन बाद उसकी एक जुताई करते रहें। इसके पश्चात आप उसमें पुनः गन्ना लगा सकते हैं। जी। बीज बदल जाए या ऊंचाई दो जाए? नहीं, बीज बदल सकते हैं। बीज का ध्यान ये रखना है कि स्वस्थ हो और नई वैरायटी हो, कोई रोगग्रस्त बीज उसमें ना लगाएं। ये दे रहा जी गन्ना हमें। जी, इस खेत में कोई बीमारी तो नहीं थी गन्ने में? नहीं जी, कुछ नहीं। हाँ, अगर कुछ नहीं है तो आप पुनः लगा सकते हैं, लेकिन 1 महीने उस खेत की जुताई करते रहें। 4 से 5 जुताई उसकी करनी पड़ेगी आपको। तत्पश्चात उसमें ट्राइकोडर्मा अवश्य लगाएं। अच्छा जी। ठीक है, और उसके बाद उसमें आप पुनः गन्ना लगा सकते हैं। जुताई बहुत करूंगा जी, घर का जी करूंगा, खाद भी गेरूंगा खूब। नहीं बिल्कुल गंगाचरण, इसमें देसी खाद का भी इस्तेमाल कर लीजिए। हाँ जी, सही था। बीरा वाले देसी खाद का प्रयोग करते रहते हैं। मैं अनामिका में रहा हूँ, मैं जानता हूँ आपको पर्सनली भी। जी 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 गंगाचरण जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपका फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर तिवतिया जी, आप बता रहे थे कि किसान भाइयों को जो मिट्टी का नमूना लेते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल, देखो, नमूना अगर सही ढंग से लिया जाएगा तो जो उसके परिणाम आएंगे वो भी सही आएंगे। तो इसलिए जैसा कि डॉक्टर सूरज भान जी ने
नमूना लेने का पूरा तरीका बताया जी। मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूंगा कि जो गन्ने की जो फसल है जी, उसमें खड़ी फसल में नमूना कैसे लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश हो गई, ये हो गया, कभी नहीं लिया जाता है। तो इस समय जो खड़ी हुई है फसल, इस समय किसान उसमें खाद नहीं लगा रहा है, तो ये भी उसकी एक रिक्वायरमेंट है, 1 महीना तक उस खेत में खाद ना लगा हो। ठीक है। उसके बाद में जैसे बीच बीच में गन्ने के खेत जो होते हैं उसमें कहीं खाली छूटा होता है जी, तो उस जगह से ले जिससे कि गन्ने की जड़ वगैरह उसमें ना आए सैंपल में। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन ले लेते हैं। हेलो। सिमरन नंदलाल जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। गन्ने का उचित बोने का टाइम क्या है और उसका मतलब गन्ना जब बोए उसकी कंची की लंबाई मतलब क्या अंक होनी चाहिए? अच्छा, आप एक अपना नाम और पता बता दो पहले। जयपाल सिंह, ग्राम घसोती, रामपुर मनिहारान, जिला सहारनपुर, यूपी। जी जयपाल जी, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब डॉक्टर करमवीर जी तैयार बैठे हैं। जी जयपाल जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। डॉक्टर साहब ठीक हो? जी आशीर्वाद आपका। आपने पूछा है कि बुआई का समय क्या है जी, क्योंकि आप सहारनपुर के रहने वाले हैं, आपके यहाँ से अब 2 तरीके की बुआई सबसे ज्यादा प्रचलित है। हाँ जी हाँ। एक मानसून प्लांटिंग आपके यहाँ सबसे ज्यादा प्रचलित है, जो अगस्त या जुलाई से शुरुआत होती है और अगस्त सितंबर में होती है। जी जी। उसमें आप सिंगल बड का टुकड़ा भी लगा सकते हैं। 5 फीट पे आप बुआई करें, 5 से 4 फीट की दूरी रखें खूड से कूड की, और सिंगल बड लगाएं तो उसमें आपका बीज की बचत भी होगी, आपका पानी की खपत भी कम होगी, और उससे आपको पैदावार में भी दुगना फायदा होगा। अच्छा जी। जी। और इसमें मतलब वो वैरायटी कौन सी चलेगी? वैरायटी पश्चिम में आप 15-0-23 करनाल की वैरायटी इस समय सबसे अच्छी चल रही है। अच्छा। लखनऊ की COL के 14-201 वैरायटी बहुत अच्छी चल रही है पश्चिम में। और तीसरी वैरायटी COS 13-235 बहुत अच्छी है, शाहजहानपुर की है वैरायटी, ये भी बहुत अच्छी है। तीनों वैरायटी का आप चयन करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि तीनों वैरायटी का बराबर एरिया रखें और आप खुद उसका अनुभव करें। एक किसी भी वैरायटी का बुआई ना करें, ये हमारी सलाह है आपको। ठीक जी ठीक। और कंची का अंक होनी चाहिए जी? नहीं, सिंगल बड में एक ही आंख का अगर टुकड़ा बुआई करें आप तो वो सबसे बेटर है, नहीं तो 2 आंख का टुकड़ा, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे आप। ठीक। हाँ, 3 आंख के टुकड़े का प्रचलन अब खत्म हो गया। अगर आपको गन्ने की अच्छी पैदावार लेनी है तो सिंगल बड की बुआई करें, और अन्यथा वो संभव ना हो तो 2 आंख का टुकड़ा कम से कम रखें, इससे अधिक टुकड़ा ना रखें। और टुकड़े की बीच का वो कितनी दूरी रखें जी? अगर 2 आंख का टुकड़ा है तो उसका सिरे से सिरा मिला सकते हैं। और सिंगल का जी? सिंगल में अगर अगस्त या अक्टूबर तक आप बुआई कर रहे हैं तो उसको आप 12 इंच की दूरी पर भी रख सकते हैं, और अगर मार्च या फरवरी में आप बुआई कर रहे हैं तो उसको 6 इंच की दूरी पे 1 आंख की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, धन्यवाद। जयपाल जी, नमस्कार फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? हरिप्रकाश जी। हरिप्रकाश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सोनीपत से बोल रहा हूँ, हरियाणा से। जी सोनीपत से। हाँ, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि वो गेहूँ लगा रखे हैं जी, तो ऊपर से उनके पत्ते पीले हो गए उनके। देखिए, आपने कहा है कि गेहूं की पत्ती ऊपर से पीली पड़ रही है। बुवाई के समय आपने जिंक का यूज किया था क्या? ना, जिंक नहीं डाला मैंने, तो ये DAP डाला था बस। अच्छा, तो यूरिया के साथ में जिंक का 2% यूरिया के साथ में जिंक का घोल बना के स्प्रे कर दें तो ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। हरिप्रकाश जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी डॉक्टर। एक और किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, मैं ग्राम गौर जामर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर। जी विपिन जी, क्या सवाल है? आज हमारे गन्ने की पाठशाला चली हुई है, तो गन्ने की खेती से संबंधित अगर आपका कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं।
जी सर, मेरे 2 सवाल थे। जी जी। पहला सवाल सर ये था कि गन्ने की कटाई हो चुकी है तो उसमें अब क्या क्या समसामयिक कार्य करने चाहिए जी। और दूसरा सवाल सर ये था कि गन्ने के जूस के हिसाब से कौन सी किस्म अच्छी होती है जो जूस के लिए सर? वैसे गुड़ और शक्कर के लिए तो हम जानते हैं, डॉक्टर बताते रहते हैं, तो जूस के लिए कौन सी किस्म होनी चाहिए हमारे यहाँ बिल्कुल बुंदेलखंड में? जो कटाई के बाद अगर ये पेड़ी रखना चाहते हैं तो क्या समसामयिक कार्य डॉक्टर तेवतिया जी आप बताना चाहें? देखिए किसान भाई, मैं उम्मीद करता हूँ आपने जो कटाई की होगी बिल्कुल जमीन की सतह से मिलती हुई की होगी, तो उससे आपका जो टिलरिंग वगैरह है बहुत अच्छा होगा। तो दूसरा क्या है कि अभी जो है ठंड बहुत पड़ रही है, तो उसमें थोड़ा टिलरिंग जो है देर से निकलती है, लेकिन आप जो वो ऊपर के आपके जो चमक रहे होंगे जिसको गन्ना काटा है जहाँ से, वहाँ एक इंसेक्टिसाइड और एक फंजीसाइड मिला के आप उस पर स्प्रे करा दीजिए, क्योंकि इस समय जो अगर रोग घुसता है तो फिर यहीं से घुसता है। दूसरा क्या है कि अगर जैसे ही आपकी जो टिल्लिंग होती है, अगर वो पीले हो जाते हैं और कोई कोई सूख भी जाते हैं, तो फिर आपको रूट बोरर की आजकल समस्या चल रही है, तो रूट बोरर की दवा भी उसमें लगानी पड़ेगी। उसके बाद में आप उसमें अच्छी तरह से जो खाद है जुताई वगैरह करके, खाद और जो फर्टिलाइजर है इनका इस्तेमाल, माइक्रो न्यूट्रिएंट का, जो कि सॉइल टेस्ट के बेस पे आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी खेत में किस किस चीज़ की कमी है, तो वो लगा सकते हैं। जी। अब दूसरा सवाल इनका था कि जूस के लिए गन्ने की कौन सी किस्म अच्छी रहेगी डॉक्टर करमवीर जी? देखिए, आप मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, वहाँ की ज़्यादातर वैरायटी के बारे में मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश से ही ज़्यादातर उधर वैरायटी जाती हैं, तो आप इधर से 15-0-23 और 14-201 वैरायटी का बीज बुआई कर सकते हैं। आपके लिए मध्य प्रदेश के वातावरण के हिसाब से सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ठीक है बच्चन कटारिया जी, आपका फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और किसान भाई लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ, कौन भाई बोल रहे हैं? संजय बोल रहा हूँ जी। संजय कहाँ से? ब्लॉक जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर से जी। हाँ, क्या सवाल है? गन्ने की पाठशाला में आपका स्वागत है। हाँ सर, आपकी मैं रेडियो सुन रहा था कि आपने एक बताया कि गहरी जुताई करें जी। तो गहरी जुताई एक तो ट्रैक्टर का टिलर होता है और उससे भी ज्यादा कोई चिल्जल होता है, चिलजल। जी बिल्कुल है डॉक्टर करमवीर जी, आप इनके सवाल का जवाब। देखिए संजय जी, गहरी जुताई 3 तरीके से होती है। हाँ जी। क्योंकि आप जानसठ के रहने वाले हैं, आपको पता होगा हमारे बुजुर्ग पहले एक हल के पास जो है ना फाल रखते थे। हाँ जी। उससे 910 इंच तक की गहराई तक जुताई हो जाती थी। हाँ जी, देसी हल वाला फाली वाला। जी जी। अभी आप चिचलर की बात कर रहे हैं, उससे जो है कम से कम 1.5 फीट तक या 2 फीट तक भी आप अपने जमीन को गहरा जुताई कर सकते हैं। अच्छा जी। और गन्ने की खेती में आप जितनी गहरी जुताई करेंगे, क्योंकि गन्ने की पैदावार का सबसे जो अच्छा वो होता है उसकी जड़ें होती हैं, जितना जड़ का विकास होगा उतना गन्ने की पैदावार बढ़ेगी। सर वो मिट्टी पलटा भी चला सकते हैं क्या? मिट्टी पलाव वो गहरी जुताई से नहीं, वो मिट्टी पलटना अलग चीज होता है, गहरी जुताई अलग चीज होती है, दोनों को मिक्स मत करिए। अच्छा जी। हाँ, मिट्टी पलटने का मतलब ये होता है जब आप खाद डालते हैं, कभी ओवरडोज हो जाती है तो उसको मिक्स करते हैं ताकि उसका संतुलन भूमि का बना रहे। अच्छा जी। और मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। सर मिट्टी की जांच तो कराएं, लेकिन यहाँ ब्लॉक में हमारे मशीन ही वो देती नहीं रिपोर्ट। नहीं संजय जी, अब तो ब्लॉक को छोड़ दो, अब तो आपके पास बहुत आपके आसपास जो है लैब बनी है। हमारी इंडियन पोटास लिमिटेड रोहाना कला में लैब है, आप पर्सनली ले जा सकते हैं। रोहाना कला में? जी, हमारी प्रयोगशाला है, आप मिट्टी की जांच स्वयं जाके करा सकते हैं। सैंपल लेने का डॉक्टर साहब ने बता ही दिया है। और जो भी फर्टिलाइजर दिया जाए वो उस पे जो है आप उसी के अनुसार फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें, आपकी पैदावार अच्छी होगी, हमें उम्मीद है। ठीक है सर। नमस्कार भाई साहब। ठीक है, फोन करने के लिए संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और किसान भाई लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार जी, अपना रेडियो सेट थोड़ा दूर कर लो या बंद कर दो उसे। हाँ जी सर। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, अपना रेडियो सेट बंद कर लो। हाँ सर, जो हम लोग मिट्टी की जांच करने के लिए नमूने भेजते हैं, वो लोग आते तो हैं लेकिन वो बता के नहीं जाते कि क्या मिट्टी में क्या कमी है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? क्या नाम आपका है? यूपी। नाम क्या आपका? नीरज। कहाँ, कौन सा जिला? प्रतापगढ़। नीरज जी प्रतापगढ़ से बोल रहे हैं। देखिए, जो किस विभाग के आते हैं, कृषि विभाग के आते हैं या कृषि विज्ञान केंद्र से?
सर ये तो हमने नहीं पूछा, क्योंकि वो घर पे आते ही हैं, दूसरी जगह लोगों को पर्चा पकड़ा के चले जाते हैं। देख ऐसा है, थोड़ा सा आपका खेत है, आपको अच्छी उपज लेनी है, तो मिट्टी का नमूना लेने का तरीका मैंने बता ही दिया है। इस तरीके से आप नमूना लेके, वो प्रतापगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र है, आप उसकी लैब में चले जाइए, वो अपने सामने ही जांच करा के और रिपोर्ट अपने हाथ में लेके आइए। जो संस्तुति की जाए उस हिसाब से खाद की मात्रा डालिए। अच्छा सर, ठीक है नीरज जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर तेवतिया जी, आप विशेष बातें बता रहे थे कि हमारे जो किसान भाई, देखो किसान भाई का तो सवाल पहले हम लेंगे, और क्या सावधानी बरतनी है और इसका महत्व क्या है, थोड़ा सा आप संक्षेप में बताइए। देखिए, सॉइल टेस्टिंग का महत्व ये है कि हमको उससे ये पता चलता है कि हमारे खेत में हमको कौन से न्यूट्रिएंट डालने हैं और कौन से नहीं डालने हैं। जी। कभी कभी किसान क्या है कि उसको पता नहीं होता कि मेरे खेत में किस चीज की कमी है, और वो दूसरे तत्व जैसे यूरिया ज्यादा डाल दिया या और दूसरे ज्यादा डाल दिए। तो देखो, किसान भाइयों को ये समझना होगा क्लियरली कि अगर किसी तत्व की कमी है तो वो उसी तत्व के डालने से पूरी होगी, किसी दूसरे तत्व के डालने से पूरी नहीं हो सकती। जैसे एक बहुत छोटा एग्जाम्पल, आयोडीन की कमी के लिए अगर बच्चे में दिमाग की कमी हो जाती है आयोडीन से, तो हम कहें कि बच्चे को घी पिलाएं या दूध पिलाएं तो उससे हो जाएगा, तो उससे वो ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। अवश्य अवश्य। हेलो। जय हिंद सर। जय हिंद। कालूराम त्यागी, ग्राम खेड़ी तकान, जिला मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ सर। हाँ त्यागी जी, कैसे हैं? अजी आपका आशीर्वाद है तो बुढ़ापा 80 साल की उम्र हो गई, चलना फिरना परेशानी में हो गया। बिल्कुल, हमारे कार्यक्रम से तो जुड़े हुए हैं आप। हाँ, 30 साल तक मैं आपके पास आया हूँ। सिंगम शिबू भाई कहते हैं हमारे भाई। तो आज का सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि मेरे पास 100 बीघे 38 पौधा था जी, अब उसकी पिड्डी रखनी है सर जी, क्योंकि 100 बीघे तो बाहर नहीं जा सकता। ना ना ना, पिड्डी की सुरक्षा कैसे की जाए? जी डॉक्टर करमवीर जी, आप थोड़ा सा। त्यागी जी नमस्कार। नमस्कार, बड़े भाई को सादर प्रणाम करता हूँ। बड़े भाई आप ही हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ आपसे। अजी मैं तो 80 साल का हूँ। जी जी जी। मैं ये कह रहा था, आपके 238 पौधे में कोई रोग तो नहीं था इस बार? सर बोर्ड में तो नहीं था, लेकिन पेड़ी में रोग था। हाँ, रोग था तो आप जो है जिस पार्ट में ज्यादा रोग था उस पार्ट को आप निकाल के नष्ट कर दें और उसकी गैप फिलिंग कर दें। अगर आपको उसकी पेड़ी रखनी है तो बाकी हिस्से की आप गैप फिलिंग कर दें, ये मेरा सुझाव है। बोर्ड में कोई रोग नहीं है। जी जी बिल्कुल कालूराम जी, आज फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर तेवतिया जी, डॉक्टर करमवीर और डॉक्टर सूरजवान जी, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आज का जो सवाल है, किसान भाई जवाब देना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे दें कि जो गन्ने की फसल लेने के लिए मिट्टी की जांच क्यों जरूरी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडियन पोटास लिमिटेड।